हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से चल रही है? अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं शिवार्थ सर, मेधा रीडिफाइंड की तरफ से आज आप लोग के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं, पार्ट 2 लेकर आया हूं। और इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस एंड कोलोरेशियस लॉ। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इस चैप्टर, चूंकि बड़ा चैप्टर था, इसका वन शॉट वीडियो हम लोग डालेंगे और साथ ही आपके लिए इसकी वीडियो की समरी भी डालेंगे पूरे चैप्टर की। लेकिन मुझे लगा इन डेप्थ, इन डिटेल बात करने की जरूरत है, तो हमने इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। पार्ट 1 में हम लोग ने पूरा गैल्वेनिक सेल्स और नर्स्ट इक्वेशन, ईएमएफएफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सब कैसे डील करते हैं उसके बारे में बात की। पार्ट 2 में हम लोग ने, जैसा कि आज आपके सामने हम कर रहे हैं, हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, उसके सवाल भी करेंगे। और तीसरी चीज, थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और टाइप्स ऑफ सेल्स और कोरोजन की बात करेंगे। वो एक थियोरेटिकल पार्ट है। पहले दो, इसका एक कारण और था इसको 3 हिस्सों में बांटने का, कि इसमें मैं सोच रहा था, मेरी कोशिश ये थी कि पढ़ाने के दौरान आप लोग को ढेर सारे सवाल भी कराए जाए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बेस्ड और रीजनिंग बेस्ड सवाल ढेर सारे आते हैं। तो इससे ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे लौटते हैं हम लोग। मुझे एक बात कहनी है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपसे गुजारिश है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एनहांस हो जाएगी और आपको मजा भी आ जाएगा। और फिर पार्ट 2 देखिए और बाकी बातचीत करते हैं। बीच बीच में थोड़ा हम लोग और चिट चैट करते रहेंगे। चलते हैं। डूज एंड डोंट्स याद है ना बच्चों? यस सर, पेन कॉपी लेकर बैठे, टेंशन मत लो। और दूसरी बात, मेरा जो तकिया कलाम है, क्या पहले सुनना है, मन के कैमरे में सब कुछ कैद करना है, और पेन और कॉपी वाले पे तो सब कुछ अपने आप उतर जाएगा। ठीक है? मैं बोलूंगा पॉज करके जहां लिखना है। पहला कॉन्सेंट्रेट करना सुनने और समझने पर। चले? ओके सर, रेडी टू गो। चलो, तो दोस्तों, बच्चों, इसमें जो बातचीत जहां से शुरू होती है वो क्या है, वो टर्म क्या है? वो टर्म है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? जैसे देखिए, एक कंडक्टर आप लोग जानते हैं, मैं यहां पर थोड़ा सा, एक कंडक्टर आप लोग जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स का माने कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, जो तार वगैरह जिसके बनते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, कॉपर, सिल्वर, ये सब जानते हैं। इनमें कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? इनमें कंडक्टिविटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जबकि यहां इलेक्ट्रोलाइट में हम बात करेंगे, अभी देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? आयंस के कारण। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन। दूसरी बात, मेटेलिक कंडक्टर्स में सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में भी क्या होते हैं? ये तो आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। सॉलिड स्टेट में भी ये कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। किस स्टेट में कंडक्ट करते हैं? जब हम डिसॉल्व करते हैं इसको किसी सॉल्वेंट में। और एक तीसरी चीज है, ये दो बातें, एक तीसरी और भी चीज है कि इसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी कम होती है टेम्परेचर के साथ। आप लोग को याद होगा, पढ़ा था आप लोग ने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स क्लास 12। अल्फा इनके लिए पॉजिटिव होता है मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए, मतलब इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो इनका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी? कम होगी। जबकि यहां पर जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, जो आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आयंस और फ्री हो जाते हैं। मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि कभी कभी ये सवाल आ जाते हैं। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें इसके कारण है। यहाँ कंडक्टिव, मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, यहाँ आयंस के कारण होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं, सिर्फ एक्वस या मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। खैर, ये आपके लिए, आपको मतलब एक याद दहानी टाइप, एक रिविजन टाइप था जो आपके दिमाग में वो होना चाहिए, यार मेटेलिक कंडक्टर्स तो वो भी है, ये भी है, तो इनमें फर्क क्या है? ये है। तो इनमें सोल्यूशन लेना पड़ता है। इसको जैसे नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया, नमक कॉमन सॉल्ट एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो सब्सटेंस जिसको आप पानी में डालो, पानी के रिस्पेक्ट में हम सारी बात करेंगे, एक पोलर सॉल्वेंट, हमारा सारा कंटेक्स्ट पानी के रिस्पेक्ट में होगा, सारी डिस्कशन। तो जब एक ऐसी कोई चीज, एक ऐसा सॉल्ट या एक ऐसा कंपाउंड सब्सटेंस जिसको पानी में डालो और वो कंडक्टिंग बन जाए, पानी, तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है। चीनी को पानी में डालोगे, शुगर इन वाटर इज नॉन कंडक्टिंग, एल्कोहल इन वाटर एक हद तक वैसे नॉन कंडक्टिंग है, ग्लूकोज इन वाटर इज नॉट कंडक्टिंग, क्लास 10th में एसिड बेस इन सॉल्ट में किया था। लेकिन HCl इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर,
या सॉल्ट इन वाटर, ये सारे क्या है, कंडक्टिंग इन सॉल्यूशन, मतलब वो ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यही इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन है, सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड देयरफॉर सॉल्यूशन बिकम्स कंडक्टिंग। ये आप लोग ने पहले भी कई बार चर्चा कर रखी है। किस चैप्टर में, क्लास 11th में इसकी चर्चा हुई थी डिटेल में? आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था, लास्ट चैप्टर जो पार्ट 1 का है, उसमें दो हिस्से हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग ने बात की थी पूरी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में, वीक इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, बफर सॉल्यूशन। याद है ना सर? सब याद है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चा आप लोग को याद होगा। तो पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालो और वो आयंस में टूट जाए और सॉल्यूशन कंडक्टिंग बन जाए। आयंस मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कैटायन एंड आयन, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स विच अंडरगो डिसोसिएशन, विच अंडरगो डिसोसिएशन। में बार बार पूरा ये लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगो डिसोसिएशन। ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं, या इसको अल्फा को और कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर मान लीजिए आपने 1 मोल कुछ लिया, उसमें से हाफ मोल डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। आपने 5 मोल लिया, उसमें से 2 मोल्स डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, मतलब 0.4। तो अल्फा की वैल्यू, चूंकि ये फ्रैक्शन है, तो अल्फा हमेशा कैसा होगा? 0 लेस देन अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1। कभी कभार 1 भी होता है जब 100% डिसोसिएशन होता है। अब ये फ्रैक्शन को हम कई बार क्या कह सकते हैं? परसेंटेज डिसोसिएशन भी कर सकते हैं। परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 100, 30% डिसोसिएट हो गया, 30/100 डिसोसिएट हो गया। तो परसेंटेज के टर्म्स में भी बोलते हैं, फ्रैक्शन के टर्म्स में बोलते हैं। यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है, बात समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन है, यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ये चीज है जो कैरेक्टराइज करती है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है। कैरेक्टराइज करने वाला फिनोमेना या टर्म कौन सा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, तो पॉज कर आपको ये दोनों डेफिनेशंस तुरंत लिखनी है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। हो गया? चलो आगे, चलो बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये चर्चा तो बनेगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। साफ दिख रहा है ना? ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे अंडरगो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन मतलब इनके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है? अल्फा की वैल्यू टेंड्स टू 1 और 100% एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस। इनके लिए जैसे मान लीजिए आपने NaCl डाला, मैं आपको इनका एग्जांपल क्या क्या फिर मैं बताता हूं। मान लीजिए एग्जांपल है, एग्जांपल में याद रखिए किसी भी चीज में जिसमें Cl या Br आ रहा है आप उसको स्ट्रॉन्ग बना दो। जिसमें Cl या Br आ रहा है, Cl या Br मतलब Cl या Br वाले हर चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। मतलब ऑब्वियसली एनायंस होंगे, तो NaCl हो गया, KBr हो गया, या जैसे AgCl नहीं है, NaC मतलब सारे AgCl जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सारे ही नहीं है लेकिन ज्यादातर जैसे NaCl, ABr, KBr, HCl ज्यादातर होते हैं। AgCl वीक में आएगा, HCl हो गया, और CH3COONa, किसी को भी Na के साथ लगा दोगे, Na या K के साथ किसी को भी लगा दोगे तो स्ट्रॉन्ग, इतना श्योर है। Na या K को किसी के साथ भी लगा दोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। या NH4Cl या Cl के साथ लगा दिया, मतलब जो भी देखिए, जो भी इलेक्ट्रोलाइट में डिस्कस करूंगा, NaOH हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, और ठीक है, HBr हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, HI हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आएंगे, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा कि आपने पिछले साल भी पढ़ा था, हमारा पूरा जोर होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, क्योंकि इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। इनका तो 100% डिसोसिएशन, इनकी पढ़ाई बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितना डालोगे, 1 मोल डाला 1 मोल मिल जाएगा आयंस, 2 मोल डाला 2 मोल आयंस मिल जाएंगे, तो वो तो बहुत सिंपल हो जाता है। एक चीज जैसे मान लीजिए इसका देखना है, जैसे मान लीजिए कोई AB है तो ये डिसोसिएट होगा, A प्लस B माइनस मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए मैंने इसको 1 मोल लिया था,
तो ये भी मुझे 1 मोल मिल जाएगा, ये भी 1 मोल मिल जाएगा, तो 2 मोल हो जाएंगे टोटल। वो आप देख लीजिएगा, ध्यान दिमाग लगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए कोई AXBY है, मान लीजिए टाइम t जो शुरू किया आपने, मान लीजिए कोई है A to B, ये डिसोसिएट होगा तो t इज इक्वल टू 0 पर, तो ये कैसे टूटेगा, 2A प्लस B माइनस। अब t इज इक्वल टू 0 पर टाइम जब शुरू हुआ तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन C था, तो ये दोनों 0 होंगे। अब इक्विलिब्रियम पर ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बन जाएंगे 2C और ये बन जाएगा C। ऐसे हम लोग पिछले साल भी करते थे, इतनी बातें आपको पता होंगी। इस साल बहुत, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, इस साल इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने बता दिया। अगर A to BY होता, B to B3 होता तो यार 3C हो जाता, तो वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा इनमें है, दे अंडरगो very little dissociation at high concentration and appreciable dissociation at very low concentration। कहने का मतलब क्या बच्चों, जैसे एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो इनकी अल्फा की जो वैल्यू है टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, मतलब नो डिसोसिएशन या वेरी लेस डिसोसिएशन। एट लो कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर दोगे तो इनके अल्फा की वैल्यू जो है, इनके अल्फा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0 लेस देन अल्फा लेस देन 1। बहुत हाई तो नहीं होगी, एप्रिशिएबल हो जाएगी, थोड़ा डिसोसिएट हो जाएंगे। इनके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका मतलब ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे थोड़ा डिसोसिएट हो जाते हैं और हाई कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं। इनके एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल जो इस चैप्टर में बहुत आएगा वो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ चुके हैं, CH3COOH, और कई जगह इसको आप देखोगे, इस पूरी चीज को हम लोग लिख लेते हैं AC, एसिटेट आयन। तो इसको कई बार आप ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे HAC, तो कंफ्यूज मत होना। AC का माने है, यहां AC का मतलब क्या है, AC एसिटेट, CH3CO, ये है एसिटेट, AC एसिटेट, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। सॉरी क्यों ऐसा हो गया, ठीक। एक एग्जांपल ये है, इस पे बहुत ध्यान देना है, नंबर 1। दूसरा एग्जांपल इनका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये दो बहुत इनकाउंटर करोगे आप, तो ये इन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। थोड़ा इसका पेन। तीसरा एग्जांपल इसका पानी भी है, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक और एग्जांपल हो सकता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN बहुत वीक एसिड है, पिछले साल सब किया है, ज्यादा ही पता हो गया। पांचवा एग्जांपल जो कि मैंने भी आपसे कहा ही था, AgCl, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AgCl ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, प्रेसिपिटेट बना, मतलब डिसोसिएट बहुत कम होता है। बात समझ में आई थोड़ा। ये एग्जांपल्स आपको बिल्कुल याद करने हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, वाटर HCN, AgCl, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। इसके अलावा ज्यादातर NaK या ClBr वाले ज्यादातर जो आएंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। NaK हो जिसमें या ClBr हो, वो सारे यूजुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे आपके लेवल पर। कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, मैं उसके डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं। अब देखिए जैसे ये था ना, इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, इस पूरे को NaAC, सोडियम एसीटेट को कई बार आप ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, तो परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी ऐसे ही है, CH3COO को हम AC लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं NaAC। बात समझ में आई। अगर मैं इनका आपको डिसोसिएशन दिखाऊं, इनका मैं आपको डिसोसिएशन दिखाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया HAC लिया, एक तो दोनों तरफ होता है, इसमें तो पूरी तरह ऐसा हो जाता है, ये क्या बनेगा H प्लस AC माइनस। तो T इज इक्वल टू 0 पर जब शुरू हुआ रिएक्शन, तो मान लीजिए C है, ये 0 0 होंगे, और इक्विलिब्रियम पर, कब इक्विलिब्रियम पर, इसको हम ऐसे लिखते थे C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये दोनों हो जाते थे C अल्फा। ये रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में तो उतना काम नहीं आएगा, लेकिन इसकी काफी जरूरत पड़ती है। C इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और वहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया,
यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया इक्विलिब्रियम में? अगर यहां से आप इसको कंपेयर करो तो क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्फा की वैल्यू इनके लिए कितनी थी? अल्फा की वैल्यू 1 थी, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाता? 0 हो जाता। तो 1 माइनस अल्फा 0, तो यहां 0 हो जाता, और सी के बजाय अल्फा 1 रखोगे तो ये मतलब ये 2 था, तो 2c अल्फा होता, तो 2 अल्फा हो 2c हो जाता, और यहां पर c अल्फा था, अल्फा को 1 रखते तो c बन जाता। ये ऐसे समझ सकते हैं, समझना आना चाहिए। इतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं इस चैप्टर में, मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया आपको, लेकिन जिन लोगों को इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर अच्छे से आता है उनको ये बात रिलेट हो गई होगी कि इनका हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल हुआ वेंट ऑफ फैक्टर में। चलो आगे, श्योर। ये बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम अच्छे से याद करने, इनका मतलब समझना, सारा डिस्कशन हमारा इसी पर केंद्रित है, सब कुछ इसी के बारे में पता करना, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा। चले, श्योर। चलो अगली बात है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका सिंबल होता है, इसका सिंबल मुझे बड़ा सही लगता है, इसका तो मैं बना लेता हूं। सिंबल होता है इसका ऐसा, ऐसे बड़ा सा के बनाते हैं, इसे पढ़ते हैं कैपा। क्या पढ़ते हैं? कप्पा। ग्रीक लेटर है, ग्रीक सिंबल है कप्पा, कैपा या कप्पा, जैसे कैपा वैसे बोलते हैं, कैपा कैपा। के ऐसे लंबा सा बनता है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। इस पर आए इससे पहले आप लोगों को थोड़ा पता है आर क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है कि नहीं? रो क्या था भाई? रो था कंडक्टिविटी, सॉरी रो था आपका रेजिस्टिविटी, जिसको आप कैसे डिफाइन करते थे? रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते थे? एल और ए को 1 कर दो तो रो आर के बराबर हो जाएगा, तो मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट डायमेंशंस, क्योंकि कंडक्टर में यूनिट रेजिस्टेंस की बात, ऑफ यूनिट डायमेंशंस। मतलब इसमें एल भी 1 है, ए भी 1 है, तो आर रो के बराबर हो जाएगा। जब एल 1 है, रो 1 है, तो आर रो के बराबर हो जाएगा। इसकी यूनिट हम लिखते थे, इसकी यूनिट होती है ओम, तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा एल बाई ए, हाँ मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो इधर जाएगा, तो इसकी यूनिट थी क्या? ओम मीटर, कि नहीं? इतना आपको याद है। अब देखो यहीं से क्या बात निकल आएगी, यहीं से क्या बात निकल के आएगी? रेसिप्रोकल कंडक्टेंस एक टर्म होता है, एक टर्म हो जाए कंडक्टेंस। अब ये आपको लिखना नहीं, जो लिखना होगा बताऊंगा, सुनना। कंडक्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा इज कंडक्टेंस। इसका सिंबल होता है जी, एंड जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम, इसका उल्टा ओम इनवर्स। अच्छा मजेदार चीज देखो, ओम है ना, ओम को उल्टा कैसे लिखेंगे? ओम को उल्टा कैसे लिखेंगे? मो, इसको मो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मो। और एक और यूनिट होती है सीमेन, SIEMEN, सीमेन। प्रोनाउंसिएशन में कुछ अगर मैंने बुचर कर रहा हूँ इस शब्द को तो मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है इसका प्रोनाउंसिएशन सीमेन ही होना चाहिए, तो साइमन भी कभी कभी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं सीमेन, ठीक है। तो उल्टा रेसिप्रोकल का, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो कंडक्टिविटी क्या होगा? कैपा। कंडक्टिविटी क्या होगा बच्चों? कंडक्टिविटी कैपा क्या होगा? एक लाइन में किसी को बताना हो तो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। या मैं लिखूं यहां पर, तो रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, कैपा को हम क्या लिख सकते हैं? कैपा इज इक्वल टू 1 बाय रो। कैपा इज इक्वल टू 1 बाय रो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी उल्टा इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो सीमेन मीटर इनवर्स, जिसको आप कई बार देखोगे S पर M। या चूंकि हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोड्स वगैरह से, तो सेंटीमीटर भी इस्तेमाल होता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स की। ये भी यूनिट होती है, काफी इस्तेमाल होती है, ठीक। अब यहां से एक बात ध्यान से देखना, क्या पॉज करके आप लोग को लिखने की जरूरत है?
तो रिलेट करते हुए जितना आपको जरूरत लग रहा है, ये वाला हिस्सा तो बहुत जरूरी है, यहां से तो सब कुछ बहुत जरूरी है, इसके ऊपर वाली बात अगर आपको ये भी इंपॉर्टेंट है लिख लेना चाहिए, तो थोड़ा आपको लिंक मिल जाएगा, याद करना, बहुत रटना नहीं है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, आर का उल्टा कंडक्टेंस, रो क्या था, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा, पहले एक जेनरिक टर्म्स में ऐसे समझना है, पॉज करके नोट कर लें। ऑफ सोल्यूशन पे आता हूं, अभी मैं सिर्फ कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ कंडक्टिविटी से डील कर रहा हूं, अभी सोल्यूशन पे आऊंगा आगे। अब देखो, ध्यान से देखो, मैं यहां से इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन ऑफ कैपा लिखूंगा मैं यहां से, ध्यान से सुनना बच्चों। मुझे पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, तो आर अपॉन रो इज इक्वल टू एल बाई ए कह सकता हूं, या चलो ठीक है यही से उल्टा कर लेता हूं, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो इसको इधर ले आऊं तो 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाई ए लिख सकता हूं कि नहीं। तो 1 बाई रो क्या हो जाए, कैपा इज इक्वल टू जी एल बाई ए हो सकता है, यहीं से यूनिट निकलेगी इसकी, यहीं से डेफिनेशन निकलेगी। क्या डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी या इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन whose volume is unity, whose volume is 1 मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट बात है, 1 मीटर क्यूब कब आएगा, जब L को भी 1 मीटर कर दोगे, A को भी 1 मीटर स्क्वायर कर दोगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, तो कैपा जी के बराबर हो जाएगा। कि डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ whose volume is 1 मीटर क्यूब। Conductance of solution whose volume is equal to 1 meter cube is equal to conductivity. Conductance of solution whose unit is 1 meter cube या whose volume is 1 meter cube is known as conductivity. माने इसको और अगर समझाऊं मैं, एक ऐसे सेल लेते हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, अभी ये इलेक्ट्रोड्स होता है, और जो इसके बीच में जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पूरा सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम जो है वो जब 1 मीटर क्यूब होगा तब कैपा जी के बराबर हो जाएगा, तब कैपा कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है यहां पर बीच में, जब इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा या यूनिटी होगा, जो भी आप जिस भी यूनिट, तो कैपा जी के कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ हुज वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब इज नोन एज कंडक्टिविटी। यूनिट इसकी ये है, ये बात डिफाइन करने के लिए आ सकती है, इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे अच्छे से पॉज करके नोट करना है। बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया है सर, बहुत ढेर सारी चीजें, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप लोग। अभी और कैसे मेजर होता है, सब पे आएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस अभी डेफिनेशन लिखिए। चलो आगे, पक्का, श्योर, चलो। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस, देखिए मजेदार चीज है। हम कैसे करेंगे, देखिए इसका आइडियली मतलब कंडक्टेंस निकालने का तरीका क्या है, यहां पर मैं 1 मिनट, देखिए हम क्या करेंगे एक्चुअली में, अगर मैं बोलूं हाउ टू फाइंड कैपा, एक्सपेरिमेंटली, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, पहले आपको लॉजिक बता दूं। हाउ टू फाइंड कैपा एक्सपेरिमेंटली, फाइंड आर ऑफ सॉल्यूशन whose volume is 1 मीटर क्यूब या यूनिटी। मतलब जब वहां L भी 1 मीटर हो जाए जितना उसके बीच में है, और A भी 1 मीटर स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अभी आप सेल ले रहे हो, आपका जो कंडक्टिविटी सेल जो होता है, जिसमें आप सॉल्यूशन डिप कर रहे हो, तो ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड डिप्ड हैं, जिस हिस्से में इलेक्ट्रोड डिप्ड हैं, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, तो मतलब ये जो एरिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो ये
ये आपका जब 1 मीटर स्क्वायर है और ये जो सेपरेशन है इनके बीच में L, जब ये 1 मीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ये जब 1 मीटर क्यूब होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो R निकाल लोगे आप, और फिर इसको क्या करना है, हमको पता है कैपा इज इक्वल टू जी एल बाई ए। जी को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय आर एल बाई ए। तो कैपा रेसिप्रोकल कर दो इसका, रेसिप्रोकल ऑफ आर ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, रेसिप्रोकल ऑफ आर ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कैपा। अब किन पे डिपेंड करता हो तो मैं बाद में आता हूं। इसका रेजिस्टेंस निकालो, कैसे निकालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके, वो भी आगे एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। मेथड बता रहा हूं, आर निकाल लो इस सोल्यूशन का जो 1 मीटर क्यूब है जिसका वॉल्यूम, जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है जो सोल्यूशन, उसके सेपरेशन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 मीटर है, लेंथ इसकी 1 मीटर स्क्वायर है। इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा और वही कैपा की वैल्यू हो जाएगी, वही कंडक्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी। ये करते कैसे एक्सपेरिमेंटली, इसका मैथमेटिकल लॉजिक समझाया, इसको करते कैसे एक्सपेरिमेंटली वो भी करेंगे, इसे आप नोट कर लें पहले। चलो ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने कहा सॉल्यूशन है, यहां आपको दिख रहा है फिगर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है, ये क्या है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज का लॉजिक क्या था, 4 रजिस्टर्स होते थे अलोंग द एजेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक इसमें वो क्या होता था गैल्वेनोमीटर लगा होता था, हम नल पॉइंट फाइंड आउट करते थे, और एट नल पॉइंट क्या था, जब डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर जहां जीरो था, मतलब करंट जहां जीरो हो जाता था उसमें आईजी में, जब इसमें करंट जीरो हो जाता था, आईजी इक्वल टू जीरो जब कर देते थे हम लोग नल पॉइंट, वहां पर हम क्या बोलते थे, अगर ये R1 है R2 है तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू, ये जो भी आपका सेल है ये R3 है आपका, मतलब यहां पर जो है ये R3 है, R3 बाय R4, बाकी सब कुछ नोन है, R1 R2 R4 नोन है, R1 R2 R4 नोन है, तो R3 फाइंड हो जाएगा, R3 निकल जाएगा। खैर आपको जानना नहीं, समझाने के लिए, इतना आपको डिटेल मतलब इतना आपको ये नहीं करने के लिए, केमिस्ट्री के लिहाज से इतना मैं थोड़ा फिजिक्स का रिवाइज करा दिया। ये जो R3 है ये पूरा ये आपका R3 है, R3 पूरा यहां है। R3 कैसे है, अच्छा एक नई चीज है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां, एक तो AC सोर्स का इस्तेमाल किया गया, यहां हम यूजुअली ये लगा DC सोर्स लगाते थे वहां पर, यहां पर क्या है AC सोर्स, याद करिए कौन सा सोर्स है, ये AC सोर्स है, ठीक है। इस पे आते हैं, AC क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सेल है और ये सेल क्या है, इसकी लंबाई कितनी होगी, यहां पर जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, या L बाई ए हम निकाल लेंगे, वहां से भी कर सकते हैं, 1 मीटर क्यूब से भी कर सकते हैं। ये आप सर्किट समझ जाओ। पहला सवाल तो बनता है कि यहां AC का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, यहां DC क्यों नहीं कर रहे हो, AC क्यों कर रहे हो, यहां DC क्यों कर रहे हो, AC क्यों नहीं कर रहे हो, या इसको वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब मत करिए, वो तो डेफिनेशन हो गई। ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक। क्या लिखा है, DC पास करोगे, यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, अगर मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड, ढेर सारा नहीं, मतलब ज्यादा टाइम के लिए, तो इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन बदल जाता है, यहां पर रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा, इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, जो हम सोच रहे थे उससे इतर हो जाएगा। ये पार्ट आपके असर्शन रीजन में आ सकता है, रीजन बेस्ड सवालों में आ सकता है, जेई में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पासेज ऑफ डीसी थ्रू आयनिक सॉल्यूशन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड कैन लीड टू चेंज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, कॉम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये बात पॉज करके नोट करनी है, ये बात पॉज करके नोट करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन असर्शन में आ सकता है, कहीं पर भी पूछा आ सकता है ये। चलो आगे, चलो अच्छा, तो फिर क्या करेंगे हम, फाइंड R3, जैसा कि मैंने कहा ही था, जैसा मैंने वहां कहा था, फाइंड R, सॉरी, फाइंड R which is equal to R3 using R of electrolytic solution,
यूजिंग R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। ये कर लेंगे आप बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन-ब्रिज का इस्तेमाल करके। अब देखो, जैसे मैं कई बार बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं आपको, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, हमें कैपा निकालना है, तो R बाई रो इज इक्वल टू एल बाई ए। ये बच्चों याद रखना, R 1 बाई रो को हम लिख सकते हैं कैपा इज इक्वल टू एल बाई ए। हम इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में हर जगह। ये ध्यान से करना, टू बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स एंड एवरीवेयर, टू बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। R निकाल लिया, R निकाल लिया, यहां पर हम क्या करेंगे, फाइंड R निकाल लिया, L कॉमा A ऑफ सेल इज नोन, क्योंकि हम कैसा सेल लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल लेते हैं। कैसा सेल लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल लेते हैं जिसका L बाई ए हमें नोन होता है। अब ये L और A को थोड़ा डिफाइन भी कर देते हैं। जो ये रेशियो है ना L बाई ए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मान लीजिए जो सेल था, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्ड हैं, जो ये डिप्ड है जिसके बीच में हम पूरा सॉल्यूशन भरेंगे, ये जो है ये है आपका A, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपका L है। तो यहां से L क्या हो जाएगा, L इज, इसमें पूरा इलेक्ट्रोलाइट डिप्ड है, ये समझ जाइएगा। इतना हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट पूरे में डिप्ड है, ऐसे ऐसे हर जगह में, हर जगह। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो L क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, सॉरी L क्या है, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी कर लो, मतलब जो भी इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर लोगे। अगर मान लो ऐसे हो गए, ऐसे 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 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, फिर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस वगैरह दिया होगा, एक सवाल है शायद एनसीईआरटी में, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोड्स ऐसे ऐसे हो गए, जिसके बीच में भरा रखा हुआ है सॉल्यूशन, जिसके बीच में डिप्ड है सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो इनका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वो ध्यान देगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, L हो गया, A हो गया। और इस L बाई ए को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, इस L बाई ए को हम लोग साथ में क्या बोलते हैं, इस L बाई ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये बताने की जरूरत तो नहीं है, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स से बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एक स्टैंडर्ड सेल का हमेशा ये नोन होता है, स्टैंडर्ड सेल का नोन होता है, तो हमें इसमें L बाई ए नोन हो जाएगा, सॉरी यहां हमें L बाई ए नोन हो जाएगा, नोन होगा स्टैंडर्ड सेल का। R हमने कैलकुलेट कर लिया, फाइंड कर लिया एक्सपेरिमेंटली, फाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो कैपा निकल जाएगा। बात समझे, बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं, पक्का। L बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। हम यूजुअली उस सेल में सॉल्यूशन डालते हैं जिसका सेल कांस्टेंट ऑलरेडी नोन होता है, और एक ऐसे सेल को जिसका सेल कांस्टेंट जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, उसमें हम बार बार अलग अलग सॉल्यूशन डालते हैं, उनकी अलग अलग कंडक्टिविटी, इस रिलेशन उसमें फिट करते हैं, R निकालते हैं, इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, कैपा मिलता जाता है। पॉज करके नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके नोट करें बच्चों, पक्का। चले आगे, चलो सर। एक चीज और याद यहां करना, इन न्यूमेरिकल्स, अभी क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे हम लोग करेंगे, इन न्यूमेरिकल्स मान लो दो सॉल्यूशन है फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, फॉर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस प्लेस्ड इन सेम सेल। सेम सेल का मतलब क्या हो जाएगा, L बाई ए कांस्टेंट हो जाएगा। L बाई ए कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मान लो आपने, ये ट्रिक देखना, ये सॉल्यूशन 1 है आपका, KCl था, कुछ भी था, ये सॉल्यूशन 2 है। इसमें आप क्या लिखोगे, R1 1 है, कैपा 1 इज इक्वल टू L बाई ए। यहां क्या लिखोगे, R2 कैपा 2 इज इक्वल टू L बाई ए। अगर फ्रॉम 1 into हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 into हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम 1 into हम लोग बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम 1 into, अगर सेम सेल यूज्ड है, अगर सेम सेल यूज्ड है, अगर सेम सेल यूज्ड है, तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं, R1 कैपा 1
इज इक्वल टू R2 कैपा 2 बहुत बार इस्तेमाल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। इस पे एक सवाल 110% आएगा, ये मुझसे आप गारंटी ले लो। नहीं आया तो सर तो मुझे कमेंट कर कर आप बोलना कि बोला था सर नहीं आया। जेई या सीबीएसई में इस बार इस टॉपिक पे एक सवाल 110% आएगा। यू कैन टेक इन राइटिंग फॉर मी, प्लीज पॉज करके नोट करो। मैं भी एक घोंट पानी पीता हूं, आप लोग भी हाइड्रेट हो लो थोड़ा, अभी तो सर शुरू ही किया है। चले आगे, पक्का, श्योर, चलो। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले मैंने जैसे बार बार बता रहा हूं, मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी? मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए किस पे डिपेंड करता था? उनकी जो कंडक्टिविटी थी कैपा था, उनकी जो कंडक्टिविटी थी मेटल्स का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, याद रखना वो। और दूसरा नेचर पे डिपेंड करता था, नेचर ऑफ मेटल पर। दो फैक्टर वहां थे, नेचर ऑफ मेटल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक सॉल्यूशंस। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए हाई कैपा होगा, वीक के लिए लो कैपा होगा। ठीक बात है। साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड इन देयर सॉल्यूशन, सॉल्वेशन सॉरी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे 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 साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। जितना बड़ा होगा हाइड्रेटेड आयन, उतनी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि उतनी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। एक टर्म होता है आयनिक मोबिलिटी। जैसे Li प्लस एक्वस, साइज में Li प्लस एक्वस, एक्वस इंपॉर्टेंट है इसमें, इज ग्रेटर देन Na प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन K प्लस एक्वस। तो इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक किसका हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? Li प्लस एक्वस लेस देन Na प्लस एक्वस लेस देन K प्लस। जितना साइज बड़ा होगा हाइड्रेटेड आयंस का, उनकी कंडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनकी आयनिक मोबिलिटी, हाथी धीरे धीरे चलेगा और चींटी भागेगी। वही वाला लॉजिक है। हाइड्रेटेड शब्द पे ध्यान देना, इन गैसियस आयन की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रेटेड आयंस की बात कर रहा हूं। तो दूसरा फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें भी क्या है? इनवर्सली। तीसरी बात, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी। हाई विस्कोसिटी होगी तो कंडक्टिविटी लो होगी, तो लो कैपा होगा। चौथा, कॉन्सेंट्रेशन। इस पे डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए मैं इतना बता दे रहा हूं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, फॉर एनी कैपा का जो रिश्ता है कॉन्सेंट्रेशन से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कॉन्सेंट्रेशन वाला। लेकिन अभी जानकारी के लिए, कैपा इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। और पांचवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा था एग्जाम में, टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज क्या लिखें इसमें? अगर बिकॉज लिखना, बिकॉज आयंस बिकम फ्री टू मूव। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें क्या है, इसमें कैपा कैसा होगा? टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां और यहां कंपेयर करो, देखो यहां और यहां कंपेयर करो, यहां इनवर्सली था, वहां डायरेक्टली है। आयनिक मेटल्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, जबकि आयनिक सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह में भी होता है। खैर उस पर मैं भी नहीं जा रहा हूं। तो इसमें 5 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं?
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा होगा, वीक के लिए कम होगा। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, जितना साइज ज्यादा होगा उतना कैपा कम होगा, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर बच्चों क्या है? तीसरा फैक्टर मुझे ही कैसे भूल गया, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन विस्कोसिटी। जितना विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, जितना फ्रिक्शन होगा उसके लेयर्स के बीच में, उतना मूवमेंट कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, कैपा उतनी कम हो जाएगी। चौथा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना अधिक पानी में नमक मिलाओगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाएगी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। और पांचवी बात टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अधिक कैपा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आयंस फ्री हो जाएंगे, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयंस बिकम फ्री टू मूव। तो आखिरी दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों से ही आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक एक शब्द मोती की तरह है, इस पर सवाल भी पक्का आएगा। 100% नहीं बोलूंगा, वरना हर चीज पे 100% बोलूंगा तो यही चैप्टर पे पूरा पेपर बनाना पड़ेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और मेटलिक कंडक्टर से जैसे कंपेयर किया है वो भी देख लीजिएगा। चलो आगे, चलो। ओह, मोलर कंडक्टिविटी, केमिस्ट्री है तो कंडक्टिविटी के तो नए नए वो लेके आने ही पड़ेंगे। तो अभी तक हमने बात की कंडक्टिविटी की, अब हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की। इससे पहले कुछ एक चीज मुझे ये बताना था, ये हम लोग बात कर लें क्या यहाँ? बात कर लेते हैं इसकी। अब यहाँ चलिए पहले एक मिनट, चलिए बात कर लेते हैं, ये चलिए आएगा तब बात करते हैं इस पे। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा एम। मैं लैम्डा उल्टा तो नहीं बना रहा हूं, हाँ मैं लैम्डा कई बार उल्टा बनाया था, लैम्डा एम ऐसा, शायद उल्टा भी बनता, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ऐसा बनता है लैम्डा एम, मोटा मोटी उल्टा बनता होगा, ध्यान दे लीजिएगा, वैसे ऐसा ही बनता है लैम्डा एम। लैम्डा लैम्डा सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, लैम्डा बी भी आता है शायद, एनीवेज लैम्डा पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी नाम से ही पता लग रहा है, डेफिनेशन क्या है इसकी, पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन या कैपा अपॉन मोलैरिटी। यहां से क्या मतलब पता लगे, यहां से क्या डेफिनेशन लिखोगे बच्चों, जब भी ऐसी चीज आ जाए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा कब कैपा के बराबर हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कैपा फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, या 1 मोलर सॉल्यूशन को मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। जहां ऐसा होगा वहां लैम्डा कैपा के बराबर हो जाएगा। शब्दों में लिखना हो तो क्या लिखोगे, कंडक्टिविटी ऑफ ए 1 मोलर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ ए 1 मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ये अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका वेरिएशन वगैरह पढ़ेंगे भी, चूंकि न्यूमेरिकल्स के लिहाज से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर न्यूमेरिकल्स, इसका बहुत ध्यान रखना है। यूनिट इसकी यूनिट में समस्या आएगी फॉर न्यूमेरिकल्स, यूनिट पर बहुत ध्यान देना है, यूनिट पर बहुत ध्यान देना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर जेनरिक फॉर्म में कहा जाए तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स हम लोग बोलते हैं अब तो। एस सेंटीमीटर क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल होगा तो सेंटीमीटर कर रहा हूं, एस सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम बच्चों ये है, एस सेंटीमीटर इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। ये समस्या आ गई, ये लीटर समस्या कर रहा है, ये लीटर समस्या कर रहा है। इसको और ठीक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, ये हो जाएगा पूरा। ठीक कह रहा हूं ना, अब लीटर क्या समस्या कर रहा है, ठीक कर रहा हूं ना मैं, मोल पर लीटर, सेंटीमीटर इनवर्स एस पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है।
यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर यही फॉर्म है, देखो इसको भी दो फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। अगर देखो ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना यहां पर, जो बात करने वाला हूं ध्यान देना। अगर ये S सेंटीमीटर इनवर्स है, मोल इनवर्स लीटर है, तो ये क्या बनेगा, S सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स इंटू लीटर का जो वो होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आप ये देख लेना कि आपको यहाँ क्या किसमें है। अगर सेंटीमीटर इनवर्स है तो यहां सेंटीमीटर में करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और फिर ये क्या बन जाएगा 1000 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहां तक तो ठीक है भैया, जो कि आमतौर पे होगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर ये चीज, अगर आपकी यही चीज सीमेन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होती, तब क्या करते, सीमेन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब करना पड़ता बच्चों। मीटर को फिर इसे क्या बोला जाता, 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नहीं दिख रहा क्या? अब एक बार दोबारा भी लिख दूंगा, इसको नोट करें पहले, एक बार दोबारा ही बता देता हूं मैं, पहले इसे नोट कर ले। यूनिट पर ध्यान देना, फिर से एक बार बता देता हूं मैं, या फिर से बता देता हूं यूनिट पर जो ध्यान, अगर कैपा किसमें है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो लैम्डा एम के लिए हो जाएगा 1000 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर कैपा सीमेन मीटर इनवर्स में है तो लैम्डा एम में हो जाएगा 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस पे ध्यान देना, यहां पर की शब्द क्या है, यहां पर की शब्द ये 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 है, दिख रहा है ना? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, 1/1000। तो जब अगर ये सेंटीमीटर में है तो लैम्डा एम निकालते वक्त 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये मीटर इनवर्स में है तो लैम्डा एम निकालते वक्त 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से ये दोनों स्लाइड्स, एक एक बात आपको अच्छे से पॉज करके नोट करनी पड़ेगी। डेफिनेशन बताई मैंने, न्यूमेरिकल्स के लिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल करूंगा तो बात समझ में भी आएगी। तो ये बात है, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा कैपा तो इंटू 1000 करेंगे मोलर कंडक्टिविटी निकालते समय, अगर मीटर इनवर्स में होगा कैपा तो अपॉन 1000 करेंगे, या इंटू 10⁻³ करेंगे मोलर कंडक्टिविटी निकालते वक्त। या तो ये मीटर था, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलूं, ये बात भी नोट कर ले यूनिट्स के लिए। चलो, तो फॉर्मूले की अगर एक लिस्ट बना लीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए, फॉर न्यूमेरिकल्स आप लोग लिख लीजिए, अभी तक जितना हमने किया फॉर न्यूमेरिकल्स, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। पहला, आर कैपा इज इक्वल टू L/A। दूसरा, अगर सेम सेल है, दो अलग अलग सोल्यूशन के लिए, तो हम लिख सकते हैं R1 कैपा 1 इज इक्वल टू R2 कैपा 2। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लेने चाहिए, काम आता है। तीसरी बात क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें 2 बातें याद रखनी है, अगर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है कैपा तो लैम्डा एम होगा 1000 इंटू सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर ये कैपा सीमेन मीटर इनवर्स है तो लैम्डा एम होगा 10⁻³ सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ रहे हैं? यूजुअली यही होगा, यूजुअली ज्यादातर सेंटीमीटर में ही आएगी चीजें, यूजुअली यही होगा, लेकिन हमेशा यही हो कोई दो ही नहीं है, वो आपको देखना है
ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे कंडक्टिविटी वाले न्यूमेरिकल्स में। एक कोलरूशियस लॉ पे भी एक छोटा सा हिस्सा आता है, तो बताऊंगा। सवाल करें। पहला काम क्या करना चाहिए हमें, हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या है, मेथड क्या है। पॉज करेंगे आप और ये सवाल आप खुद ट्राई करेंगे। पॉज करेंगे और आप ये सवाल खुद ट्राई करेंगे, जल्दी करें। यहां पर कुछ मिसिंग है कि ये 100 ओम होना चाहिए, सॉरी यहां पर एक चीज मिसिंग है, ये 100 ओम है और ये 520 ओम है। चलूं, पहली बात ही क्या है, पहली बात ही क्या है, हमें 2 सॉल्यूशन दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी ऑफ ए सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम। एक सॉल्यूशन है 1 जिसकी मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मोलैरिटी 1, या इसको ऐसे लिखना चाहिए, इतना बड़ा बड़ा कैसे लिखेंगे, C1 लिखेंगे इसे। C1 कितना है इसका, 0.1 मोल पर लीटर, और इसका R1 कितना है, 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, याद कीवर्ड सेम सेल का मतलब L/A कांस्टेंट है। तो अब ये बात कर रहा है सॉल्यूशन 2 की, उसका C2 कितना है, 0.02 मोल पर लीटर, और R2 कितना है, 520 ओम। ठीक, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी, किसका निकालना है, ऑफ दिस सॉल्यूशन, कैपा 2 निकालना है और लैम्डा M2 निकालना है। ठीक, पहले ऐसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं सवाल को। यहां तक करने के बाद ये मत भूल जाना, ये भी दिया है, इसका कैपा 1 दिया हुआ है कितना, 1.29 सीमेन पर मीटर। ओहो, ओके, पर मीटर ही है, पक्का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलें, चूंकि इसको मैं फॉर द सेक, क्योंकि यहां कर सकते हैं, इसको मैं 1.3 लेके चलूंगा, वरना भी कैलकुलेशन बहुत लंबे हो जाएंगे। 1.3 लेके चलूंगा, ऑलमोस्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलूं आगे, सर आप तो कर लीजिएगा, आप लोग भी इतना कर सकते हैं, वरना हम लोग एक ही सवाल कर पाएंगे आज। ठीक है, पहला क्या निकाला, कैपा 2, सेम सेल है, सेम सेल से क्या तुरंत लिख सकता हूं, R1 कैपा 1 इज इक्वल टू R2 कैपा 2। सेम सेल मतलब L/A कांस्टेंट है, सीधे लगाऊंगा मैं ये। R2 निकालना, कैपा 2 निकालना है, तो कैपा 2 एक्सप्रेशन बना लो, कैपा 2 इज इक्वल टू R1 कैपा 1 अपॉन R2। वैल्यूज डालूंगा, R1 इज 100, कैपा 1 इज 1.3, ये कितना, R2 कितना है, 520। मैंने इसीलिए मुझे पता था यहाँ कुछ मसला होगा, ये 13/52 हो जाएगा। दिस बिकम्स 1/4 सीमेन मीटर इनवर्स। 1/4 मैं फ्रैक्शन में ही छोड़ता हूं, 0.25 भी लिख सकते हैं, लेकिन आई कैलकुलेशन करना हो तो फ्रैक्शन में छोड़ना सही रहता है। अब लैम्डा M2 निकालना है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, K2/C2। अब K2 क्या है, 1/4 सीमेन मीटर इनवर्स, और नीचे क्या है, C2 क्या है, 0.02, सही किया है ना, मोल पर लीटर। अब याद रखना है कि जब लीटर ऊपर जाएगा, मीटर है यहां पर, तो क्या होगा, -3 वाला होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻³ इंटू, ऊपर गया 10⁻³ ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको अगर आपको ऑल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो कर लेते हैं हम लोग, 4/100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.025 ना, 100/4 25, 0.025 तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.025 सीमेन से मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंसर है
0.025। मैं श्योर हूं आपके क्वेश्चन में 0.0249 वगैरह आ रहा हो किताब में। मेथड पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये वरना काटने में दिक्कत आ जाती, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, 25/1000। चलो आगे। चलो आगे, लॉजिक समझ में आया। सेम सेल दिया था तो पहला R1 कैपा 1 इक्वल टू R2 कैपा 2 लगाया और लैम्डा M2 निकालना था तो K2/C2 कर दिया और वैल्यूज डाल दी। एक चीज का ध्यान रखा, क्वेश्चन में सीमेन पर मीटर दिया है, सीमेन पर मीटर दिया है, इस पर ध्यान दिया मैंने, सीमेन पर मीटर दिया है, इस पर ध्यान दिया और कॉन्सिक्वेंटली यहां पर 10⁻³ का इस्तेमाल किया। इसका रिलेशन इससे है, कॉन्सिक्वेंटली ये इस्तेमाल किया और फिर पूरा आंसर हमने निकाल दिया। चले आगे। कुछ गड़बड़ी की है क्या? 2 कहां गया सर आपका? ये 2 कहां गया? पॉइंट तो है, इंटू 2 भी तो यहां होगा। ये 2 भी तो है कि 100 ऊपर गया ना, ये 2 भी था ना, सॉरी, तो अपॉन 2 भी कर देंगे इसको, तो 0.0125 हो जाएगा ना। थोड़ा आंसर ठीक नहीं लग रहा है, इसका आंसर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। 0.0125 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक बार चेक कर लूं क्या आंसर, एक बार दीजिए मैं आंसर जा चेक कर लेता हूं इस सवाल का, तब तक आप लोग पॉज करके इसको खुद भी करें। एक सेकंड लगेगा, मैं आंसर बस देख लेता हूं किताब में। एक सेकंड। ठीक है, इसमें ये सवाल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एनीवेज ठीक है, ठीक होगा आंसर। बाय कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, वो आप लोग कर लेंगे, टेंशन नहीं है मुझे। लॉजिक समझ जाइए, ये लगेगा और फिर बाय C2 लगेगा, चूंकि वहां है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 100/8 इज 125.125। ठीक है, साउंड ग्रेट। 0.0127 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी होगी तो देख लीजिएगा, वैसे गलत नहीं है। ठीक है, चले आगे, चलें पक्का। एक अप्रोक्सीमेशन लिया 1.29 को 1.3 ले लिया है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मूविंग ऑन, ये हमने कर लिया, ये सवाल था। ठीक है, अब आगे हम लोग को आना है, ये एक लॉजिक वाला सवाल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ये लॉजिक वाला सवाल एग्जाम में काफी पूछा आता है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कैपा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कैपा एन मोल। अभी ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, अभी यहां हम लोग, अगर मैं सच बताऊं तो अभी हम लोग ये नहीं करने वाले, ये आगे आएगा। मोलर कंडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन अभी हम कर रहे हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी कैपा विद कॉन्सेंट्रेशन अभी हम कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कैपा इज प्रोपोर्शनल टू, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कैपा इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो। क्यों? जब आप इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इस नाते कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन, बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन। मतलब डिक्रीज, जब ये डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज होगा, या इसको इंक्रीज लिखते होगे अगर यहां पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट्स बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, कारण क्या? इट्स बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन और इंक्रीजेस विद कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, और इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूशन शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। पानी मिला दोगे, डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन, तो
तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, 1 चम्मच नमक के 2 चम्मच नमक मिला दिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। पॉज करके नोट करना है, लॉजिक वाला सवाल एग्जाम में काफी पूछा आता है। डाइल्यूशन से कम होगा कैपा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कैपा बढ़ेगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रांग हो या वीक हो। अभी हम देखेंगे ये सिनेरियो मोलर कंडक्टिविटी में नहीं होगा और वही ज्यादा एग्जाम में पूछा आता तो उस पर आएंगे भी। चलें आगे, चलो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर इसका लॉजिक पढ़ेंगे क्यों ऐसा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई जादुई शक्ति है आपके पास और आपका मन है एक ही चीज चैप्टर से पढ़ूंगा तो ये पढ़ लेना, ये एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे रेड कलर से करना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियली रियली, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ग्राफ, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन का रूट, ये क्या है, रूट कॉन्सेंट्रेशन है। यहां पर क्या है, रूट कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1/2 है। और यहां पर क्या लिया गया है, लैम्डा एम लिया गया है। यहां मैं फिर से अगर लिख दूं तो मोलर कंडक्टिविटी लिया गया है, यहां लिया गया है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ठीक ठीक है, अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई है हमें पढ़ते हुए, थोड़ी देर हुई है, अभी काफी टाइम है। ठीक है, ये क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। और ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। क्या देख के लग रहा है, क्या देख के लग रहा है, वीक के लिए एक तो पहली बात, दोनों ही जब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, जब कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए वेरिएशन बहुत कम है, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है, बहुत कम है और स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है। वीक के लिए वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है और जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। दो बातें देखिए, लैम्डा एम इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर लैम्डा एम बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, उल्टा यहां पर सॉरी लैम्डा एम है ना, तो अगर एक लाइन लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, लैम्डा एम जो है, लैम्डा एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के लिए ही लैम्डा एम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर या डाइल्यूशन बढ़ा, पानी और मिलाओगे तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों होगा बाद में आएंगे, पहले ऑब्जर्वेशन देखो। एसी का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसी का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे NaCl हो गया, ये सारे। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वेरिएशन इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन, वाइल इट्स नॉन लीनियर फॉर वीक, वीक के लिए कैसा है, नॉन लीनियर है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये स्ट्रॉन्ग, फॉर स्ट्रॉन्ग वेरिएशन इज वेरी लिटिल, ये इनके लिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वेरिएशन इज वेरी लिटिल, वाइल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक के लिए, किसके लिए, वीक के लिए, ये वीक के लिए ये वेरिएशन कैसा है, वीक के लिए ये वेरिएशन आप कैसा देख रहे हो, बहुत सिग्निफिकेंट, एक्सपोनेंशियल है। वीक के लिए ये वेरिएशन कैसा है, बहुत सिग्निफिकेंट है। स्ट्रॉन्ग के लिए वेरिएशन काफी कम है, जबकि वीक के लिए इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डाइल्यूशन, बहुत तेजी से बढ़ रहा है डाइल्यूशन के साथ। ये तीन बातें, और एक और नई बात है, इस लाइन को अगर मैं यहां पर एक्स्ट्रापोलेट करके यहां ले आऊं तो यहां पर ये पॉइंट जो है इसे हम बोलते हैं लैम्डा एम, ऐसा बनाते हैं या ऐसा बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इसे क्या बोलते हैं, इसके लिए टर्म होता है लिमिटिंग, दिख रहा है साफ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और पता ही लग रहा होगा देखकर
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा एम नॉट लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लैम्डा एम इंफिनिटी लिखते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो होता है, तो लैम्डा एम की वैल्यू टेंडिंग टू लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इनफाइनाइट होता है, जिसे हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इसके लिए एक और टर्म होता है, यहां पर लिखना चाहिए मुझे, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लगता है, ये डिफाइन करने के लिए भी आता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाम में ही डेफिनेशन है, नाम में ही डेफिनेशन है बच्चों। क्या? जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो है या डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, मतलब बहुत कम है जब कॉन्सेंट्रेशन, तो जो वैल्यू है लैम्डा एम की मोलर कंडक्टिविटी की, उसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। माने एक चम्मच नमक मिलाया, पानी मिलाते गए 100 लीटर पानी में एक चम्मच मिला दिया गया, तो कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। उस समय जो कंडक्टिविटी आएगी, मोलर कंडक्टिविटी आएगी सोल्यूशन की, वो कैसी होगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या होगी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्राफ से 3 चीजें पता लगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वेरिएशन बहुत सिग्निफिकेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वेरिएशन बहुत कम है। चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, लैम्डा एम हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कम होता है, डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ लीनियर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नॉन लीनियर है, कर्विकल ग्राफ है। चौथी बात, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो लैम्डा एम की वैल्यू होती है, जहां पर ये ग्राफ टच करता है वाई एक्सिस को, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक एक शब्द मोती हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बात ध्यान से नोट करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, प्लीज ध्यान से करिए। चलो श्योर बच्चों, इसमें कुछ भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार रीइटरेट कर रहा हूं, बार बार जोर देकर कह रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात हो रही है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वेरिएशन इज लीनियर। लीनियर का माने स्ट्रेट लाइन, और इस नाते स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी। याद करिए, y था जो वेरिएबल था y एक्सिस पर, x था जो वेरिएबल था x एक्सिस पर, ये y पर है, ये x पर है। ये क्या है भाई साहब? ये स्लोप है। ये क्या है? स्लोप है। और ये c क्या है? y इंटरसेप्ट है। c क्या होता था? y इंटरसेप्ट। कई बार ये इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, मैथ्स वाले भी पता होगा और केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होती है, फिजिक्स में भी। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी? लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी बाय माइनस ए रूट सी। स्लोप y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी। ये y इंटरसेप्ट है, ये क्या है? c। ये आपका क्या है? c, मतलब c कॉन्सेंट्रेशन है, c रूट c, ये कॉन्सेंट्रेशन है, रूट कॉन्सेंट्रेशन, रूट c। जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में थोड़ा कमी आएगा, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप नेगेटिव है। ये ए के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट पे तो हमने बात कर ली, इसके बारे में तो हमने बात कर ली। ये क्या है? ये क्या है? ये लैम्डा एम क्या था? लैम्डा एम नॉट। बार बार बोल रहा हूं मैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दोगे तो लैम्डा एम की जो वैल्यू है वो लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक, ये ए क्या है? ये जो स्लोप है इस ग्राफ का, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोलाइट फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, सॉल्वेंट और टेम्परेचर फिक्स रखा है जो कि पानी और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यूजुअली, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग। द चार्जेस ऑन द कैटायन, स्ट्रॉन्ग के में कैटायन और एनायन के चार्जेस क्या है, प्लस माइनस में चार्जेस क्या है, produced in the dissociation of electrolyte in the solution. Thus NaCl, CaCl2 and MgSO4 are known as 1,1, 2,1 and 2,2 electrolytes respectively. Na plus Cl minus है ना, ये प्लस 1 माइनस 1, तो इसका नाम होता है 1,1। यहां पर क्या है? Ca2 प्लस और
Cl2Cl माइनस, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 2 ना, हाँ 1 2 या 2 1, सॉरी बोलना चाहिए, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, 2 1 बोलना चाहिए, 2 1। ये MgSO4 क्या हो जाएगा, Mg भी 2 प्लस है, SO4 भी 2 माइनस है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 2। चार्ज पे डिपेंड करता है, वन अगर दोनों पे चार्ज +1 है, मतलब 1 1 है तो 1 1, एक पे 1 एक पे 2 तो 1 2, दोनों पे 2 2 तो 2 2। एक जैसे Al2SO4 थ्राइस है, जैसे ये है Al2SO4 थ्राइस, अब इस पे Al पे चार्ज कितना होता है, Al 3 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा 3 2 इलेक्ट्रोलाइट है। कैटायन का चार्ज पहले लिखते हैं 3-2। ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में लेकिन स्ट्रांगली मेंशन्ड है और जेई में कई बार पूछा गया है, तो मुझे लगा बताना जरूरी है। अब अगली बात सुनिए, ये समझने वाली बात है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डब्ल्यू का मतलब वी नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वेरिएशन इज नॉन लीनियर, सो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सच इक्वेशन एंड हेंस वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसके लिए जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है कैन नॉट बी फाउंड आउट ग्राफिकली। ऑल्सो वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इनफाइनाइट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज सो स्मॉल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इट कैन नॉट बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। इतनी कम हो जाती है वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि हम लोग नहीं निकाल सकते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग बाय मेथड ऑफ ग्राफ से निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली देखो यहां मैथ्स का इस्तेमाल आता है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो लैम्डा एम बहुत कम हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे हम, ग्राफ में डालेंगे इक्वेशंस, प्लॉट करेंगे, जहां पर वाई इंटरसेप्ट जहां कट कर रहा होगा, ये था ना, ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, जहां पर ये कट कर रहा है, ये आपका हो जाएगा लैम्डा एम नॉट, और इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा -a, जो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड। यहां रूट सी लिया गया है, रूट कॉन्सेंट्रेशन, यहां लैम्डा एम लिया गया है, तो ये हम लोग ग्राफ से निकाल लेंगे इक्वेशन में डालकर। इस पे एक सवाल भी है, एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है। लेकिन वीक के लिए ऐसा कर सकते हैं, वीक के लिए टच ही नहीं करेगा। वीक के लिए जो कहीं ग्राफ टच कर रहा है, कहीं टच कर रहा है, कहीं नहीं टच कर रहा है, इसको आप पीछे करते जाओगे तो ये कहां टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, तो ये नहीं निकाल सकते हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफ से, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्राफ से हम लोग मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते। ये बातें, इसमें ज्यादातर बातें जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नोट कर लेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। एनसीईआरटी में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, एग्जाम में भी आ सकता है। ये मत बोलना आपने बोला था जेई के लिए पढ़ना है, एग्जाम में भी आ सकता है। इतनी कोई टिपिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं। शैल वी, श्योर। चलो अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपने, जो सवाल के तौर पर बहुत बार आया है, बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत ज्यादा बार आया है, रीजन असर्शन में तो खूब आता है। Why molar conductivity of weak electrolytes varies so significantly with dilution while for strong electrolytes it almost remains constant? क्यों ऐसा है कि strong electrolytes के लिए वेरिएशन बहुत कम हो रहा है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इतना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रखो, अल्फा हमेशा 100% होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जितने आयंस हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे, थोड़ा बहुत इनसिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं नंबर ऑफ आयंस। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कॉन्सेंट्रेशन कम करते ही अल्फा बहुत तेजी से बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस बहुत बढ़ जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बात समझे? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, Sc का मतलब स्ट्रॉन्ग, लाइक NaCl, degree of dissociation alpha is always 1 irrespective of concentration. That is, they undergo complete dissociation at all concentrations. So number of ions constant रहते हैं. So number of ions कैसे रहते हैं? Constant रहते हैं. And so is lambda m. Number of ions इसमें constant रहेंगे concentration के साथ, इसीलिए lambda m भी almost constant रहता है, क्योंकि इनका अल्फा की शब्द क्या है इसमें आपको जो ध्यान रखना है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका हमेशा 1 होता है, ये इसमें की फैक्टर है जो ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन वीक के लिए जैसे HAC क्या आ गया सर? एसिटिक एसिड या NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट 0 एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। कीवर्ड ये है, विद डाइल्यूशन इन अल्फा increases appreciably, so does number of ions and hence the exponential increase in lambda m. इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत कम होता है, लेकिन जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, डाइल्यूशन करोगे, पानी मिलाओगे, अल्फा काफी तेजी से बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे और लैम्डा एम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, प्लीज पॉज करके 2 बार लिख लो, मेमोराइज कर लो, लॉजिक भी दिमाग में क्लियर कर लो, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चलो पक्का, चलो अब इस हिस्से के आखिरी हिस्से पार्ट पे आते हैं, कोलोरुशस लॉ। कोलोरुशस बढ़िया नाम है ना, कोलोरुशस लॉ पढ़ते, KOH, कोलोरुशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। यहां पर एक लाइन जोड़ सकते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट दे देता हूं, फिर इस नियम पे आता हूं। पाया ये गया, जब वैल्यूज ड्रॉ की गई तो पाया ये गया लैम्डा एम इनफाइनाइट KCl माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर NaCl, ये मान लीजिए कुछ वैल्यू x आई, ठीक। फिर देखा गया लैम्डा एम NaCl KCl और KBr माइनस लैम्डा एम NaBr, ये भी क्या आया, ये भी क्या आया, x आया। मतलब अगर ये देखो, इसको देखो तोड़ के मैं ऐसे लिख देता हूं, K प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ के क्या लिखता हूं, Na प्लस Cl माइनस। जब माइनस कर रहा हूं तो ये दोनों कट गए, तो K प्लस Na प्लस की वैल्यू आ गई यहां। अगर इसको तोड़ूंगा तो एक K प्लस Br माइनस की कंडक्टिविटी हो जाएगी और यहां हो जाएगा Na प्लस Br माइनस। इसको माइनस करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, इस बार इनकी कंडक्टिविटी कट जाएगी, फिर से क्या बचा, K प्लस Na प्लस। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर K की कंडक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर Cl है या यहां पर Br है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी एक आयन की है, उसको दूसरे आयन, दूसरा कौन सा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही कोलोरुशस लॉ है। अगर शब्दों में समझना हो कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अभी ये शब्द बता रहा हूं, लॉजिक पहले बता दे रहा हूं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी of any ion is independent of its counter ion। दूसरा कौन सा आयन है, Cl है, Br है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह है कोलोरुशस लॉ। एक K प्लस को Cl माइनस से Br माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, Na प्लस को Cl माइनस से Br माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यहां ये ध्यान, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही ऐसा होता है। तो इसको तोड़कर ऐसा लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इट स्टेट्स दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये तो समझने के लिए था, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है आपके लिए। इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये है लैम्डा एम NaCl, इसका निकालना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, बस। मान लो यहां पर है लैम्डा एम ऑफ NaCl तो बता दिया मैंने, CaCl2। अब यहां ध्यान देना, यहां पर Ca2 प्लस है, एक तो ये हो गया, यहां कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, आयन की सिर्फ कंडक्टिविटी होती है, लेकिन Cl माइनस कितने हैं यहां पर, 2 है ना, तो 2 इंटू Cl माइनस करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। मान लो ये होता लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस, ये आपको लिखना आना चाहिए, नहीं लिखने आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, बता रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें Al3 प्लस है और SO4 2 माइनस है, लेकिन Al3 प्लस कितना है, 2 है, ये 2 पे ध्यान देना, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना है, 3 है, तो यहां इंटू 3 करना पड़ेगा। काफी की बात है, ध्यान दीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट आप लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, एक आयन होता है K4FeCN6, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसका कंडक्टिविटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस पे K प्लस है और FeCN6 माइनस है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ
K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस। अब मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? 4 से मल्टी, ये 4 है, K 4 है, वहां ये 1 ही है तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। थोड़ा समझ में आया? पक्का? श्योर? स्टेटमेंट का लॉजिक समझ में आया? माने अगर जेनरिक फॉर्म में लिखा जाए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई AXBY है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये x और y ऐसे कट जाता है ना, AXBY, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे 10th में पढ़ा, इसका चार्ज हो जाएगा y माइनस, इसका चार्ज हो जाएगा y प्लस, इस पे चार्ज हो जाएगा y प्लस, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा x माइनस। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसका नंबर कितना x इंटू लैम्डा ऑफ a y प्लस, सॉरी a y प्लस प्लस y इंटू लैम्डा ऑफ b x माइनस। इसका चार्ज x माइनस था, नंबर कितना y है b x माइनस, इसका चार्ज a प्लस था, y प्लस था, तो a y प्लस कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, x है पर यूनिट, तो ये ऐसा हो जाएगा। और भी मैं लिख सकता हूं कई सारे, तो मैंने जैसे मान लीजिए और भी लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है CH3COOH का। अब ध्यान देना है टूटता कैसे है, प्लीज ध्यान देना है टूटता कैसे है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लैम्डा HAC, तो इसे क्या लिखेंगे, सॉरी इसका निकालना है, तो लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा AC माइनस। ध्यान देना लिखते कैसे हैं, मान लो मैं कई सारों का लिख दे रहा हूं जो मुझे भी याद आ रहा है, NH4OH, तो लैम्डा NH4 प्लस, ये नहीं आएगा ना, NH4 प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस। मन कर रहा है आपका पानी का लिखने का, लिखिए, मैं एक दो दे रहा हूं आप लिखिए। आपका मन कर रहा है Na सोडियम एसीटेट का लिखने का, लिखिए। आपका एक और मन कर रहा है HCl का लिखने का, H2SO4 का लिखने का, लिखिए, पॉज करके लिखिए, लिखिए तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये किस में टूटता है, H2O कैसे टूटता है, H और OH, HOH में टूटता है, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लैम्डा H प्लस, ये कंडक्टिव, आयंस की सिर्फ कंडक्टिविटी होती है, आयंस की मोलर कंडक्टिविटी नहीं होती, इसकी मोलर, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होती है, आयंस की सिर्फ कंडक्टिविटी होती है। सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस, NaAC क्या हो जाएगा, लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा AC माइनस। H2SO4 का क्या हो जाएगा, लैम्डा, इसमें H प्लस है ना, लेकिन कितने, 2 है, 2 लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा SO4 2 माइनस। ऐसे में बहुत सारे लिख सकता हूं, आपको लिखना मैंने मोटा मोटी सिखा दिया होगा, क्रॉस करना, इस पे 3 प्लस का चार्ज होगा, इस पे 2 माइनस का होगा, और इसमें नंबर ऑफ आयंस इसके 2 हैं, तो 2 इंटू Al3 प्लस 3 इंटू लैम्डा SO4 2 माइनस। ये ऐसे टूटता है, K4FeCN6 आप लोगों को पता होगा कैसे टूटता है, तो मुझे उम्मीद है ये कई सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिए। तो HCl में क्या हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस, HCl क्या हो जाएगा, H प्लस Cn माइनस की कंडक्टिविटी का सम। पॉज करके नोट करें, आपको कुछ और भी एग्जांपल्स ध्यान आ रहे हो तो खुद भी ट्राई कर लें। जैसे HCl का लिख सकते हैं आप, दिख रहा है, HCl का लिख सकते हैं, H3PO4 का लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, और HCN का लिख सकते हैं, KBr का लिख सकते हैं, K2SO4 का लिख सकते हैं, KNO3 का लिख सकते हैं, BaCl2 का लिख सकते हैं। ट्राई करिए इन सब का लिखने का। चलो आगे, चलूं, श्योर, पक्का, चलो। यूजेस ऑफ कोलरूशियस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूज क्या है, यूज टू फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग लैम्डा m वैल्यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज, क्योंकि इनका हमको पता है, इनका हमको नोन है ऑलरेडी। कहां से, इनका हमको कहां से नोन है, नोन फ्रॉम ग्राफ, नोन फ्रॉम ग्राफ। तो ये ग्राफ से हमको पता है या मैथमेटिकली में पता है, इसका इस्तेमाल करके कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। 3-4 जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उस पर बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला यही है CH3COOH, जिसको मैंने कहा इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं, AC, एसीटेट आयन की तरह। तो इसको ऐसे लिखता हूं लैम्डा m, जो कि किताब में HAC के तौर पे एग्जाम में भी पूछा आ सकता, तो पता होना चाहिए।
इसको तोड़ोगे तो कैसा बनेगा, H प्लस प्लस AC माइनस। अब आपका काम क्या है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पकड़ो जिसमें H प्लस आ रहा हो। जहां पर भी H प्लस सोचना हो, H प्लस का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या सोचो, HCl। और कोई कैटायन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा Cl के साथ सोचो, Cl के साथ सोचो। कैटायन का Cl माइनस का सोचो। एनायन का कोई भी एनायन हो, इसका Na प्लस के साथ सोचो, बस सॉल्ट बना दो, हो जाएगा। तो H प्लस का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या देखोगे, लैम्डा HCl। ये लोगे पूरा इलेक्ट्रोलाइट जब आएगा तो ये वीक स्ट्रॉन्ग NaAC। अब यहां पर कुछ रिडंडेंट हो गया, हमें H प्लस और Cl माइनस ही चाहिए ना, हमें सॉरी H प्लस और AC माइनस ही चाहिए ना। NaCl क्या कर रहा है, इसको हटाओ, माइनस कर दो। इस पूरे इक्वेशन को मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं। इसको अगर आप पूरे इक्वेशन को खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा AC माइनस माइनस लैम्डा Na प्लस माइनस लैम्डा Cl माइनस। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा क्या, H प्लस और AC बचा, जो कि हमें चाहिए था। यहां बार बार तोड़ के नहीं दिखाना है आपको, जहां पर भी H प्लस आए उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना, HCl बना दो। कोई नेगेटिव चीज आए उसका Na के साथ बना दो सॉल्ट, हो जाएगा। एक तो ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं दे रहा हूं, आप लोग खुद लिखिए NH4OH का तोड़ने वाला पार्ट तो आपको पता है, ये ऐसे टूटेगा। अब सोचो इसका मैं क्या वीक लूं, इसका मैं क्या स्ट्रॉन्ग लूं, दोनों का स्ट्रॉन्ग क्या लूं, और जो रिडंडेंट हो वो माइनस कर दो, जल्दी करो। H2O सोचो, ये तो आपको पता है, सोचो जल्दी, चले। NH मैंने कहा था किसी का भी काउंटर आयन स्ट्रॉन्ग बनाना, NH4Cl ले लो। OH का क्या ले लोगे, NaOH ले लो। फिर से क्या माइनस करना पड़ेगा, NaCl माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा आ गया, NaCl एक्स्ट्रा आ गया, Na एक्स्ट्रा आ गया, माइनस कर दो। सॉरी लैम्डा M है, ये लैम्डा M है, मैं सॉरी लिखना भूल जाता हूं। ठीक, यहां पर है H2O, क्या लोगे स्ट्रॉन्ग H को, बार बार HCl, इसका क्या लोगे, NaOH, माइनस क्या करोगे, माइनस क्या करोगे, Na एक्स्ट्रा है और Cl एक्स्ट्रा है। बात समझ गए, H2O हो गया, NH4OH हो गया। अगर मैं मान लीजिए पूछूं आपसे HCN का, किसका पूछ रहा हूं, HCN भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCN का निकालना है, तो तोड़ो इसको फिर से, क्या H प्लस प्लस Cn माइनस, फिर से वही, इसका क्या लोगे, लैम्डा M HCl स्ट्रॉन्ग वाला हो गया। Cn का कुछ नहीं सोचना है, NaCN लोगे माइनस लैम्डा M NaCl कर दोगे। पक्का समझ में आ गई बात, श्योर। ये वैल्यूज आपको दी रहेंगी, भी एक सवाल भी करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैंने भी किसी किताब में एक सवाल देखा, वहां पर उसको निकालना था NH4OH का, किसका निकालना था, NH4OH का निकालना था। ये मान लीजिए आपको निकालना है और आपको दिया हुआ है, वैल्यूज में नहीं जा रहा, BaOH ट्वाइस दिया हुआ है, X है, और BaCl2 दिया हुआ है, ये Y है, और NH4Cl दिया हुआ है, ये Z है। इसका निकालो, इसका इस्तेमाल करके कैसे निकालोगे, ट्राई करो जल्दी। XYZ के टर्म्स में आंसर आना चाहिए, XYZ के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। हो गया, चलिए देखते हैं। मुझे अच्छा लगा ये सवाल, तो मुझे लगा आपसे डिस्कस कर लेना जरूरी है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो इसको तोड़ेंगे तो NH4OH, मुझे उम्मीद है मैंने कुछ मिसिंग तो नहीं होगा, ये क्या बनेगा, लैम्डा NH4 प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस। मैंने कहा इसका स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो दिया उसी में से लेंगे, NH4 का तो पता ही लग रहा है, NH4Cl लेंगे,
OH क्या लेंगे, BaOH ट्वाइस दे रखा। अब यहां देखिए क्या समस्या आएगी, ये BaOH ट्वाइस, ये दोनों स्ट्रांग हो गए, माइनस क्या करेंगे, थोड़ा इधर से लिखूंगा ताकि मुझे कुछ करना है। तो इसका हो जाएगा NH4OH, सॉरी NH4Cl, सॉरी निकालना तो यही, इसका हो जाएगा OH का BaOH ट्वाइस, जो हमें दे रखा है वही हम लेंगे, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, माइनस लैम्डा m, रिडंडेंट क्या है, BaCl2 रिडंडेंट है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, प्रॉब्लम यहां पर बच्चों है, यहां पर जब इसको जब तोड़ोगे, ये तो ठीक है, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस है, ठीक है, ये जब टूटेगा तो ये Ba2 प्लस प्लस 2 लैम्डा OH माइनस है, ये है कि नहीं है। और जब इसको तोड़ोगे तो ये लैम्डा Ba2 प्लस प्लस 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस मिलेगा ना। अब जब देखो माइनस करोगे, सॉरी यहां देखो जब माइनस करोगे इसको, ये क्या था, ये भी माइनस आ जाएगा यहां। जब माइनस करते तुम तो ये Cl माइनस, देखिए यार देखो 2 आ गया था ना, 2Cl माइनस था ना, जब इसको तुम माइनस करते तो एक बच जाता, जब इसको तुम ये तो कट जाता, ठीक है, लेकिन जब इसको माइनस करते तो क्या होता, एक Cl माइनस बच जाता और एक OH माइनस एक्स्ट्रा हो जाता। क्या हो जाता, एक OH माइनस क्या हो जाता, एक्स्ट्रा हो जाता। तो ये कैसे ठीक होगा, क्या करना पड़ेगा, अपॉन 2 करना पड़ेगा, इसको भी अपॉन 2 करना पड़ेगा। जब अपॉन 2 कर दोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी 2 1 हो जाएगा और फिर आराम से दोनों कट जाएंगे और एक ही OH माइनस बचेगा और एक ही Cl माइनस कटेगा। माने ये यहां पर गलत हो जाएगा, इसको ठीक कैसे करना है, ये ऐसा होगा, ये ध्यान देना, कभी कभी ऐसा आ जाता है, NH4Cl प्लस लैम्डा m BaOH ट्वाइस, सॉरी BaOH ट्वाइस अपॉन 2 माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ BaCl2 अपॉन 2, क्योंकि 2Cl माइनस नहीं चाहिए, 2OH माइनस नहीं चाहिए, और जहां से Ba2 प्लस बाई 2 कटेगा, Ba2 प्लस बाई 2 कटेगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें एक ही Cl माइनस काटना है और एक ही OH माइनस चाहिए। तो इसकी वैल्यू अगर यहां से लेंगे अब तो कितनी हो जाएगी, ये NH4Cl Z प्लस X अपॉन 2 माइनस Y अपॉन 2। ध्यान देना, इस तरह कोई चीज आती है तो गलती मत करना एग्जाम में, ध्यान देना ये 2 वगैरह के फैक्टर पर, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन माइनस करना है, ध्यान देना, बढ़िया सवाल है, मुझे लगा आपसे डिस्कस करने की जरूरत है तो ध्यान दीजिएगा। बात समझ गए, पक्का, ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉजिक भी समझ आ गया होगा, 2 का ध्यान देना है। मूविंग ऑन टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा तो हमेशा ही 1 होता है। तो एक चीज में मैं फॉर्मूला आपको पहले लॉजिक बता दूं, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट, हाँ, क्योंकि हम ये मान लेते हैं जब अल्फा है ये तो ये लैम्डा m है, जब ये अल्फा टेंडिंग टू 1 हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन C पर है, ये C टेंडिंग टू 0 पर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा m इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, लैम्डा m इनफाइनाइट इंटू अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू 1, तो अल्फा हो जाएगा लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू याद रखना, हमेशा लेस देन 1 आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी, या ध्यान रखना, ठीक। के अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब अगर ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे टूटेगा ये A प्लस बी माइनस, तो याद करिए T इज इक्वल टू 0 पर हम बोलते थे C है, ये 0 0 है, फिर इक्विलिब्रियम पर हम बोलते थे ये C इंटू 1 माइनस अल्फा होगा, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा कि C अल्फा बनेगा। तो K का जो एक्सप्रेशन लिखते थे वो क्या होता था, A प्लस बी माइनस
अपॉन ए बी, ये क्या लिख देता था, सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये एक सी कट जाता था, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा, यूजुअली अल्फा लेस देन 0, अल्फा को हम बहुत ज्यादा कम मानते थे, तो 1 माइनस अल्फा टेंडिंग टू 1 ले लेते थे, तो यहां से जाता था के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, तो के का एक्सप्रेशन, इसके लिए हम के निकाल सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर या सी लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर। इसमें एक कैविएट है, कैविएट ये है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट A2B टाइप का होगा तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट A2B टाइप का होता तो आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा, 2A प्लस हो जाता प्लस B माइनस, तो ये T इज इक्वल टू 0 पर तो C है, ये 0 0 है, इक्विलिब्रियम पर ये C इंटू 1 माइनस अल्फा होता, लेकिन ये 2C हो जाता, 2C अल्फा, और ये C अल्फा होता। तो इसका जब K लिखते तो ये होता A प्लस का स्क्वायर B माइनस अपॉन ए बी। तो इसको ठीक करते, वैसे ये आपके लिए एग्जाम में नहीं आएगा, ये जेई के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगा ये हो जाता सी 2C अल्फा का होल स्क्वायर इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, और फिर वैल्यूज वगैरह डालते तो ये जो भी हो जाता वो आप कर लेंगे, ये कट जाता, बाकी आप इसको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जिसको जानना है ये कर सकता है, यहां से 4C स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा। बात समझे, नहीं समझे, समझ गए। 1 माइनस अल्फा को अगर आप टेंडिंग टू 0 लोगे तो ये हो जाएगा 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब। सी आपको पता है, अल्फा की वैल्यू आप डाल दोगे, जैसा करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके हिसाब से आपको के वगैरह डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ गए। यूजुअली आपको जो याद रखना है, सीबीएसई के लिए जो आपको याद रखना है, के को आप सीधे लगा देना सी अल्फा स्क्वायर, आपको एक ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट आएगा सीबीएसई में, के को सी अल्फा स्क्वायर लगा देना, अल्फा निकाल लेना लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट से, ठीक है। शैल वी मूव ऑन, चले आगे, पक्का, श्योर। पॉज करके नोट करिए दोनों यूजेस, अल्फा ऐसे निकलेगा, के ऐसे निकलेगा। चलो छोटा सा एक सवाल कर लेते हैं, मतलब जो इस पे सवाल बन सकते हैं। अच्छा सॉरी, ये दिया हुआ है आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर NaCl HCl एंड NaACr इतना 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 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जल्दी से पॉज करके कैलकुलेट इसके लिए निकालना है, जल्दी से करिए, जल्दी से पॉज करके, जल्दी से, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जल्दी करें भाई। किसका निकालना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट किसका निकालना है, HAC का। अभी तो किया, क्या हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट, H का क्या, H सॉरी, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ते तो ये आता H प्लस प्लस AC माइनस, तो इसका H वाला कौन सा हो जाएगा तगड़ा, जो यहां दिया हुआ है HCl ही दिया हुआ है। AC क्या हो जाता, NaAC, ये भी दिया हुआ है, माइनस लैम्डा क्या रिडंडेंट है, Na और Cl रिडंडेंट है, वो भी दिया हुआ है। वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यूज क्या क्या है, NaCl का ध्यान देना वैल्यू में 126.4, NaAC का कितना है, प्लस फिर HCl का दिया हुआ, सॉरी ये HCl का ही था, नहीं हमें पहले HCl का चाहिए था, HCl का कितना है, HCl का कितना है, HCl का है ये, NaCl का है ये, और NaAC का ये। तो पहले HCl का देखना है, HCl कितना है 126, HCl का है 425.9 प्लस NaAC कितना है, NaAC क्यों चाहिए पहले, हाँ ठीक है 91.0 माइनस NaCl का चाहिए विच इज 126.4, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं, तो कर लीजिएगा 425.9 और 91, तो 0.969211 5, ठीक है। तो कितना माइनस करना है 126.4, तो दिस इज 5 0 माइनस 2 गया 9, 390.4। तो आंसर हो जाएगा इसका 390.4। यूनिट नहीं लिखोगे, मैं जानता हूं आप लोग, और अपना गया हुआ नंबर कटाओगे।
यूनिट छोड़ देना। मैं जानता हूं कई लोग ये करते हैं, उनकी आदत होती है कैलकुलेशन करके उनको यूनिट से मतलब नहीं होता है। बेटा इतनी बड़ी गलती है ना यूनिट वाली, इस पर मैं इरिटेट हो जाता हूं और मैं बहुत एम्फसाइज करके बोल रहा हूं, यूनिट मत मिस करना। इस पर नंबर कटते हैं तो दुख होता है पढ़ाने वाले को और पढ़ने वाले दोनों को, क्योंकि आपने नंबर फेंक के आए हो पढ़ने के बाद। तो प्लीज 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 यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। चले आगे, सिंपल सा सवाल था, वैल्यूज डालनी थी। कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं होनी चाहिए, कोई एरर होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, वो आप लोग कर लेंगे। 90 हो जाएगा 300, हाँ ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट इतना, ये क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। सी दे रखा है कितना, 1028 इंटू 10⁻⁻8 -6, 4 2 6 -6 मोल पर लीटर। मैं कभी यूनिट के बिना कुछ लिखता नहीं हूं। और इसका जो कंडक्टिविटी है, ये मैं मिस कर दिया, एक सेकंड में देख लेता हूं इसका वैल्यू क्या है। एक सेकंड में इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूं, सॉरी। एक सेकंड देंगे। इसकी वैल्यू है जो इस सवाल में, इज 10⁻⁵, 10⁻⁵, सॉरी। तो ये क्या दे रखा है, एनएसटी कंडक्टिविटी, कैपा दे रखा है कितना, 4.95 इंटू 10⁻⁵। यूनिट क्या है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये तो एस्टिक एसिड इतना, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है क्या, 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, निकालना क्या, के निकालना है। के का एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया, सीधे लगा लेना सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा टेंडिंग तुम 0 मान लेंगे। फिर अल्फा के लिए बताया था मैंने, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा सी इंटू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। वैल्यूज डाल लेते हैं, 1028 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लैम्डा एम कितना है, 4.95 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 390.5 का होल स्क्वायर। वेरी गुड कैलकुलेशन गाइस, और मुझे उम्मीद है आप ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करेंगे। ये मैं नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और मेरा भी थक भी गया हूं थोड़ा। तो ये वैल्यूज डाल के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर लेंगे आप लोग इसका आंसर। अगर जानना चाहते हैं इसका आंसर तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, और इसका आंसर है कुछ 1.79 के करीब, 1.79 इंटू 10⁻⁵। मैंने आंसर देख के बता दिया आपको, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सॉरी, इसकी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, के की आपको यूनिट 10⁻⁵। ये आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, लॉजिक आपको मैंने बता दिया है। थोड़ा थक भी गया हूं और उसकी जरूरत भी नहीं है। ये के निकाला हमने, ये के निकाला है वैल्यू डाल के। किताब में शायद 1 माइनस अल्फा भी नीचे ले लिया होगा, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा आता है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। टाइम मतलब मैं यही कहता हूं, कैलकुलेशन पर इतना, मैं इस पर भी छोड़ देंगे एग्जाम में तो हाफ करिएगा, मैं नहीं कह रहा छोड़ना, करना शुरू में यहां पर छोड़ सकते हो, वरना कई बार क्या होता है, ऐसे टिपिकल कैलकुलेशन पूरी दिमाग लग जाता है, फिर क्रिएटिव सारे सवाल आपके गलत हो जाते हैं, या छूट जाता है पेपर। तो ऐसा मत करना प्लीज। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में आगे कर सकता हूं, बिल्कुल करिए। मैं जानता हूं आप लोग कई लोग 100 में 100 वाले हैं, लीव इट, 4-5 लाइन छोड़ दो, एंड में आके करना, वरना तुम्हारा पूरा एनर्जी जो है, एनर्जी ऊर्जा, वो यहीं पर खत्म हो जाती है, और फिर इसको बार बार प्लस माइनस करते करते बहुत ज्यादा प्लस माइनस करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या, और क्या है, इसी के साथ क्या है, टू बी कंटिन्यूड। क्योंकि दोस्तों पार्ट 3 के साथ
जहां पर हम लोग फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। उसके साथ में आपके लिए अब पार्ट 3 में मिलूंगा और वो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इसका। उसके बाद में पूरा आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा और 1 घंटे का मैं इसका एक वन शॉट समरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालूंगा, जो कि आपके लिए एग्जाम टाइम पर क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मुझे उम्मीद है पार्ट 2 आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज सावधानी से नोट्स बनाइएगा, सवाल करिएगा, एनसीईआरटी के सवाल भी कर लीजिए, और कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें लिखिए। अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए इस वीडियो पर, शेयर करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए। और हां, मैं जानता हूं कि जैसे ये वीडियोस आपको लगातार पता लग जाए, क्योंकि कई बार मिस हो जाते हैं वीडियोस, आपके फीड में नहीं आता है, तो प्लीज बेल आइकन, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। और इसी के साथ मैं शिवार्थ मेधा रीडिफाइंड की तरफ से आप सभी को टाटा बाय बाय करता हूं। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। पढ़ते रहिए एंड सी यू गाइज वेरी सून। बाय बाय, टाटा।